हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में यूनिट नंबर 2 वन शॉट। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट 1 कवर की थी। इस वीडियो में यूनिट 2 के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। टोटल यहाँ पे 8 अलग अलग टॉपिक्स हैं हमारे पास, और इन सबको हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप एग्जाम में भी ईजिली चीज़ों को लिख पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट, देन गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, देन मारथंडम एक्सपेरिमेंट, फिर बड़ौदा एक्सपेरिमेंट, देन फिरका डेवलपमेंट स्कीम, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, नीलोखरी एक्सपेरिमेंट एंड टाइगोरियन एंड गांधीयन अप्रोच फॉर रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब इसमें से अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो ये जो 8th वाला टॉपिक है आपका टिगोरियन एंड गांधीयन अप्रोच फॉर रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, और इसके अलावा ये जो टॉप 4 जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनमें से कोई सा भी एक या दो एक्सपेरिमेंट्स आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आपको सारी चीज़ें इसमें अच्छे से पढ़नी है और समझनी है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आंसर डिज़ाइन किए हैं ताकि आप चीज़ों को याद रख पाओ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनिशिएटर यानी किसने स्टार्ट किया था श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास रविन्द्रनाथ टैगोर और लियोनार्ड एल्मेरिस। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप सब जानते हो। जो लियोनार्ड एल्मेरिस थे ये एक इंग्लिश एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, जो कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से आए थे। ठीक है, लोकेशन की बात की जाए तो श्री निकेतन वेस्ट बंगाल, यानी कि जिस जगह पे श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट किया गया था, बेसिकली जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, जिन जो नाम रखे गए हैं वो उनकी लोकेशन पे बेस्ड ही नाम रखे गए हैं यहाँ पे। तो श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट कहाँ पे हुआ था, श्री निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ईयर था 1922। ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का, रिवाइटलाइज रूरल लाइफ बाय फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, बिल्ड सेल्फ रेलियंट विलेजेस थ्रू कम्युनिटी कॉपरेशन। मतलब कि जो भी वहाँ की रूरल लाइफ थी, ठीक है, श्री निकेतन की जो भी रूरल लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति में थी। ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे फोकस करना था हमें, एग्रीकल्चर पे, हमें एजुकेशन पे फोकस करना था, और जो वहाँ की कॉटेज इंडस्ट्री है, क्योंकि वही वहाँ की मेजर इंडस्ट्री थी, तो उन पे फोकस करना था। ठीक है, विलेजेस को सेल्फ रिलायंट बनाना था, यानी कि वो उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना था, तक बेसिकली वहाँ की कम्युनिटी को एक साथ कॉपरेट करके। ठीक है, तो ये की ऑब्जेक्टिव थे श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट में। क्या क्या की फीचर्स थे हमारे इस एक्सपेरिमेंट के, फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग एग्रीकल्चर, वीविंग, वेवरिंग, पॉटरी एंड कारपेंट्री स्किल्स। सो बेसिकली वहाँ पे जो हमारा एग्रीकल्चर था, जो वेविंग स्किल्स थी, जो पॉटरी थी और जो कारपेंट्री स्किल्स थी, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड था श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट। एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड फॉर इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा रही थी, ठीक है, एक बड़े स्केल पे, ताकि हमारे जो विलेजेस हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ रिलायंस बन सके। की कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो लियोनार्ड एल्मेरिस्ट प्लेड अ मेजर रोल इन एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब क्योंकि जो लियोनार्ड एल्मेरिस्ट थे ये इंग्लिश एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था एग्रीकल्चरल रिसर्च और डेवलपमेंट में। एम्फसाइज ऑन विलेज बेस्ड एजुकेशन टू एनकरेज सेल्फ सफिशियंसी, और जो भी विलेज बेस्ड एजुकेशन होती है उनको काफ़ी बड़े लेवल पे वहाँ पे प्रोवाइड किया गया था, ताकि जो वहाँ के रूरल पीपल की जो सेल्फ सफिशियंसी है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे चैलेंजेस की, कि श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चैलेंजेस आए थे। सबसे पहले लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। उस समय फाइनेंशियल कंडीशंस जो थी हमारे नेशन की बहुत अच्छी नहीं थी, इस वजह से वेस्ट बंगाल में भी, या फिर आप श्री निकेतन की बात करें तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, तो ये एक मेजर चैलेंज था। सेकेंडली, रेजिस्टेंस फ्रॉम रूरल कम्युनिटीज अनफेमिलियर विद मॉडर्न प्रैक्टिसेस। अब आज भी अगर आप देखो तो कई बार आप विलेजेस में जाके किसी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करोगे तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो उसको अडेप्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ठीक है, सो वही चीज़ मेजर चैलेंज उस टाइम पे भी थी कि श्री निकेतन में क्या हो रहा था कि जो भी रूरल कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो अनफेमिलियर हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न प्रैक्टिसेस के साथ, उनको उसको अडेप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, तो ये दो मेजर चैलेंजेस हैं हमारे श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट के। तो आई होप इतना सफिशियंट है एक एक्सपेरिमेंट के लिए और आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट क्या था और कैसे काम कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गुड़गांव एक्सपेरिमेंट के बारे में। अगर हम गुड़गांव एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यहाँ पे इनिशिएटर कौन थे, एफएल ब्रायन, जो कि डिप्टी कमिश्नर थे गुड़गांव के। ठीक है, उस टाइम पे गुड़गांव के जो डिप्टी कमिश्नर थे जिनका नाम था एफएल ब्रायन, उन्होंने ही इनिशिएट किया था गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, यानी कि उन्होंने ही स्टार्ट किया था। लोकेशन थी गुड़गांव, जो कि उस टाइम पे पंजाब का पार्ट था, बट आज की डेट में बेसिकली हरियाणा का एक पार्ट है। ठीक है,
ईयर 1920 की बात है। 1920 में गुड़गांव एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या थे गुड़गांव एक्सपेरिमेंट के? इंप्रूव सैनिटेशन, हाइजीन एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एमंग रूरल पीपल। वहाँ का जो रूरल पीपल थे उनमें सैनिटेशन को इम्प्रूव करना, उनकी हाइजीन को इम्प्रूव करना, और जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो रही थी वहाँ पे उसको इम्प्रूव करना। एड्रेस पावर्टी थ्रू अवेयरनेस एंड मॉडर्न मेथड्स। वहाँ पे मॉडर्न मेथड्स को इंट्रोड्यूस करना और लोगों में अवेयरनेस फैलाना ताकि पावर्टी को रिड्यूस किया जा सके और काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, की फीचर्स की बात की जाए गुड़गांव एक्सपेरिमेंट में, तो ट्रेनिंग ऑन मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स इंक्लूडिंग इंप्रूव्ड प्लोज एंड सीड्स। मतलब कि जो भी मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स थी उनके लिए वहाँ के रूरल पीपल को या रूरल एरियाज में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और इसके अलावा जो भी इम्प्रूव्ड सीड्स होते हैं, जो भी इम्प्रूव्ड प्लोज होते हैं, उनको प्रोवाइड करना। ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन्स अबाउट हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। वहाँ पे हाइजीन और क्लीनलीनेस भी एक मेजर प्रॉब्लम थी गुड़गांव में, तो उसके लिए भी वहाँ पे कई सारे अवेयरनेस कैंपेन्स करवाने थे या करवाए गए थे जो कि हाइजीन और क्लीनलीनेस को टारगेट करते थे। ठीक है, की कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ब्रेन्स एम्फेसाइजेस ऑन प्रैक्टिकल लोकली रिलेवेंट सॉल्यूशन हेल्प्ड इंक्रीज क्रॉप यील्ड। सो बेसिकली ब्रेन का जो फोकस था वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल था, और प्रैक्टिकल होने के साथ साथ इन्होंने मेजर फोकस जो किया था ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के जो वहाँ के लोकल सॉल्यूशंस हो, यानी कि वहाँ की क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव करने में वहाँ लोकली वो जितना ज़्यादा चीज़ों को मॉडर्नाइज कर सकते थे उन्होंने वो करने का कोशिश किया था। यूज़ ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स फॉर एजुकेटिंग फार्मर्स। कई सारे डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स उन्होंने अरेंज किए और यूज़ किए फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए और ट्रेन करने के लिए। ठीक है, चैलेंजेस की बात की जाए तो डिफिकल्टी इन गेनिंग ट्रस्ट फ्रॉम रूरल कम्युनिटीज़। अब क्योंकि जो एफ.एल. ब्रायन थे वो भी डेफिनेटली इंडियन नहीं थे, तो उस टाइम पे रूरल कम्युनिटीज़ का ट्रस्ट गेन करना उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, और ओवरऑल मॉडर्न प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस कराना भी रूरल कम्युनिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, लिमिटेड फंड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल कंडीशन सेम अगेन, फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा लैकिंग थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कमियां थी, तो वो चीज़ें भी चैलेंज में आती हैं हमारी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्थंडम एक्सपेरिमेंट की। मार्थंडम एक्सपेरिमेंट क्या था? ये इनिशिएटर इसके कौन थे? सबसे पहले स्पेंसर हैच इसके इनिशिएटर थे। ये एक अमेरिकन एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट थे और YMCA के मिशनरी, यानी कि वहाँ के जो भी मिशंस थे वो ये हैंडल करते थे। ठीक है, लोकेशन थी मार्थंडम ट्रैवनकोर जो कि अभी केरला में है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट केरला में हुआ था हमारा। ईयर था इसका 1921। ये एक्सपेरिमेंट 1921 में कंडक्ट किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था इसके? इंटीग्रेट हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्रीज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हेल्थ को, एजुकेशन को, एग्रीकल्चर को और रूरल इंडस्ट्रीज को इंटीग्रेट करना, यही मार्थंडम एक्सपेरिमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव था। की फीचर्स की बात की जाए तो फोकस्ड ऑन ट्रेनिंग विलेजर्स इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एंड स्किल्स लाइक स्पिनिंग एंड वीविंग। यानी कि यहाँ पे जो भी हमारे फार्मर्स थे या रूरल पीपल थे उनको बेसिकली ट्रेन करवाना था, उनको बेसिकली ट्रेन कराना किस लिए? ताकि वो मॉडर्न मेथड्स को सीख सकें जो भी फार्मिंग के लिए यूज़ होते हैं, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके। बेसिकली हर कोई फार्मर नहीं होता है रूरल एरियाज में, तो जो फार्मर्स नहीं है उनको स्पिनिंग सिखाना, वीविंग सिखाना, ताकि वो आगे चीज़ों को इंडस्ट्रीज में डेवलप कर पाए। सेटअप कोऑपरेटिव्स फॉर सेल्फ हेल्प एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए, कम्युनिटी डेवलप की गई और इसके लिए भी कई सारे कोऑपरेटिव सेटअप किए गए। तो यही बेसिकली की फीचर्स है हमारे मार्थंडम एक्सपेरिमेंट के। अगर की कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो पायोनियर्ड अ मॉडल ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन दैट एम्फसाइज्ड एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। वहाँ पे एक ऐसा मॉडल डेवलप किया गया, बेसिकली रूरल एरियाज को इस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया गया जो कि एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग के बेसिस पे था, यानी कि उनको एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रॉपर्ली प्रोवाइड की जा सके, इस तरीके से रूरल एरियाज को वहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, चैलेंजेस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस टू वेस्टर्न मेथड ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो भी वेस्टर्न मेथडोलॉजीज थी सेम वही चीज़ है। चैलेंजेस में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी हर एक एक्सपेरिमेंट के, क्योंकि उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं सही होती थी। दूसरी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी होती थी, प्रॉपर फंडिंग नहीं होती थी। ठीक है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि जो रूरल कम्युनिटीज़ है उस टाइम की बात करें या आज की टाइम की भी बात करें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रूरल एरिया के पीपल्स को। ठीक है, तो वही सेम चीज़ वहाँ पे भी चैलेंज हो रही थी हर एक एक्सपेरिमेंट या मेथडोलॉजी में। क्या हो रहा था कि जो वेस्टर्न मेथड्स थे डेवलपमेंट के लिए उनसे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट थे हमारे जो रूरल पीपल थे, और लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग उस टाइम पे होती थी। ठीक है, बड़ौदा एक्सपेरिमेंट की अभी बात की जाए तो इनिशिएटर कौन थे? महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड। ठीक है, जो बेसिकली बड़ौदा के उस टाइम किंग होते थे, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड।
ये वहाँ पे इनिशिएटर थे बड़ौदा एक्सपेरिमेंट में। लोकेशन क्या थी? बड़ौदा, गुजरात। गुजरात में बड़ौदा एक प्लेस है, वो हमारी मेजर लोकेशन थी बड़ौदा एक्सपेरिमेंट के लिए, उसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ा हुआ है। ईयर 1932 की बात कर रहे हैं हम। ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्सपेरिमेंट के? इम्प्रूव एग्रीकल्चरल एंड रूरल एजुकेशन। यहाँ पे एग्रीकल्चर और रूरल एजुकेशन को इम्प्रूव करना था। प्रमोट रूरल इंडस्ट्रीज एंड कॉपरेटिव, जो भी रूरल इंडस्ट्रीज या छोटे छोटे स्टार्टअप्स वगैरह थे, कॉपरेटिव थे, उनको प्रमोट करना। ठीक है। की फीचर्स की बात की जाए तो इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, वहाँ पे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ का इंट्रोडक्शन कराया गया, लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जो भी सीबीओज होते हैं इन सबको फॉर्म करा गया। ठीक है। एम्फेसाइज ऑन इम्प्रूविंग इरिगेशन एंड फार्मिंग टेक्निक्स, यहाँ पे इरिगेशन और फार्मिंग टेक्निक्स को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट आता है की कंट्रीब्यूशन, द महाराजा फोकस ऑन एजुकेशन लेड द फाउंडेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट थ्रू नॉलेज शेयरिंग। मतलब कि महाराजा जो थे वहाँ के, जो सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड हमारे जो किंग थे, जिन्होंने जो बड़ौदा के किंग थे उस टाइम और जिन्होंने बड़ौदा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, उनका जो मेन फोकस था वो ऐसी एजुकेशन पे था जो बेसिकली रूरल डेवलपमेंट की फाउंडेशन पे बनी हो, यानी कि नॉलेज शेयरिंग के पर्पज से जो काम कर रही हो और रूरल डेवलपमेंट में सपोर्ट कर रही हो। ठीक है। ऐसी एजुकेशन पे उनका फोकस था कि ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। चैलेंजेस क्या थे? सोसाइटल रेजिस्टेंस टू न्यू मेथड्स एंड कोऑपरेटिव मॉडल्स। अब उस टाइम पे भी जो नए कोऑपरेटिव मॉडल्स थे, जो नए मेथड्स थे, उनको अडेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था सोसाइटी के लिए उस टाइम पे रूरल एरियाज़ में। तो वो एक मेजर चैलेंज हमारा उस टाइम पे था जब बड़ौदा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था 1932 में। नेक्स्ट इज फिरका डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है। फिरका डेवलपमेंट स्कीम भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिरका डेवलपमेंट स्कीम के अंदर जो हमारे इनिशिएटर थे, दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी अंडर टंगुटूरी प्रकाशम, दैट इज चीफ मिनिस्टर। मतलब कि उस समय जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, जो मद्रास की गवर्नमेंट थी, उसमें जो चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, उन्होंने बेसिकली ये चीज़ करवाई थी, फिरका डेवलपमेंट मूवमेंट स्कीम करवाई थी। ठीक है। लोकेशन की बात की जाए तो तमिलनाडु में। ठीक है। ईयर 1946। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ट्रांसफॉर्म विलेजेस इनटू सेल्फ रिलायंट यूनिट्स थ्रू कोऑपरेटिव एफर्ट्स। अब जो भी कोऑपरेटिव एफर्ट्स के बेसिस पे ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है विलेजेस का या करवाना था विलेजेस का, वो हमारा फिरका डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आया था। ठीक है। की फीचर्स क्या थे इसके? एंकरेज्ड रूरल कम्युनिटीज टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स फॉर फार्मिंग, इरिगेशन एंड अदर एक्टिविटीज। यानी कि जो भी रूरल डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर के बेसिस पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो इरिगेशन हो, या जो भी अदर एक्टिविटीज़ थी रूरल एरियाज़ में, उनको इम्प्रूव करना। कैसे इम्प्रूव करना? रूरल कम्युनिटीज़ को इंकरेज करना कि वो कोऑपरेटिव्स फॉर्म करें, यानी कि सीबीओज वगैरह फॉर्म करें, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं और आपस में मिलके एक सोसाइटल कोऑपरेटिव वे से काम करें और उसके अकॉर्डिंग वो फार्मिंग, इरिगेशन और दूसरी एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छे से एक्सेल करें। ठीक है। की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे उस टाइम पे? अ स्टेप फॉर लार्ज रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। सो बेसिकली इसका की कंट्रीब्यूशन ये था कि ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप था उस टाइम पे रूरल डेवलपमेंट में। जितने भी हमारे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उस टाइम पे चल रहे थे इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, बेसिकली उस टाइम पे इस स्टेप को एक मेजर स्टेप की तरह कंसिडर किया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ था उस टाइम पे और इसके साथ ही साथ काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट भी देखने को मिला था। चैलेंजेस की बात करें तो लिमिटेड सक्सेस ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। अब जितनी सक्सेस की रखी गई थी, जितना एक्सपेक्ट किया गया था कि इतनी सक्सेस हो जाएगी, इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से इतना चेंजेस आएगा, उतना चेंज नहीं आ पाया, उतनी सक्सेस नहीं मिल पाई। द रीज़न वॉज कि वहाँ पे रिसोर्सेज और ट्रेनिंग की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। इस वजह से उतना ज़्यादा अच्छे से ये प्रोग्रेस नहीं कर पाया जितना अच्छे से प्रोग्रेस इसको करना चाहिए था। बट उस टाइम पे लिया गया एक मेजर स्टेप जो कि रूरल डेवलपमेंट में लिया गया था, कंसीडर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इनिशिएटर की बात करें तो एल्बर्ट मेयर, जो कि अमेरिकन टाउन प्लानर और इंजीनियर थे, इन्होंने इनिशिएट किया था इटावा पायलट प्रोजेक्ट। लोकेशन थी इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हमारा आगरा के पास। ठीक है। ईयर की बात की जाए तो 1948 में ये किया गया था, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस। ऑब्जेक्टिव था टेस्ट रूरल डेवलपमेंट मॉडल्स फॉर रेप्लिकेशन अक्रॉस इंडिया, यानी कि जो भी रूरल डेवलपमेंट मॉडल्स इंडिया में हो रहे थे अलग अलग जगह, वहाँ उनको यूज़ किया जाना। ठीक है। की फीचर्स की बात करें तो एम्फेसाइज्ड बेटर इरिगेशन, इम्प्रूव्ड सीड्स एंड मॉडर्न फार्मिंग टूल्स। तो कौन कौन से की फीचर्स थे इटावा पायलट प्रोजेक्ट के? ये काफ़ी बेटर इरिगेशन प्रोवाइड की इसने, ठीक है, इम्प्रूव्ड सीड्स प्रोवाइड किए और मॉडर्न फार्मिंग टूल्स भी प्रोवाइड किए। फोकस्ड ऑन लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट
एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। यहाँ पे जो भी लाइफ स्टॉक इंप्रूवमेंट्स थे उन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस था, साथ ही साथ कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था। की कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो डेमोन्स्ट्रेटेड द फीजिबिलिटी ऑफ रूरल डेवलपमेंट थ्रू कॉपरेशन। यहाँ पे कॉपरेशन की वजह से काफ़ी अच्छे से फीजिबली रूरल डेवलपमेंट देखने को मिला था, तो वो डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। इसके अलावा बेसिस ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, ठीक है, इसने एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बनाया 1952 में। उसी प्रोग्राम की ये फाउंडेशन की तरह माना जाता है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। चैलेंज की बात की जाए तो हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मेड रेप्लिकेशन चैलेंजिंग। अब क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थी, तो पूरे इंडिया में रेप्लिकेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट। इनिशिएटर कौन थे इसके? एसके दे, दैट इज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो पहले मंत्री थे इंडिपेंडेंट इंडिया में वो थे एसके दे, और यही इनिशिएटर थे हमारे नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट के लिए। लोकेशन क्या थी? नीलोखेरी हरियाणा, ठीक है। नीलोखेरी जो कि हरियाणा में है। ईयर था 1948। ऑब्जेक्टिव क्या था? एस्टैब्लिश अ मॉडल रूरल टाउनशिप विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेल्फ सफिशिएंसी। एक रूरल टाउनशिप इस्टेब्लिश करना जिसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो और सेल्फ सफिशिएंट रूरल एरिया वो हो, ठीक है। की फीचर्स की बात की जाए तो फोकस्ड ऑन कोऑपरेटिव फार्मिंग, एजुकेशन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसका बेसिकली फोकस किस पे था? जो कोऑपरेटिव फार्मिंग थी हमारी, जो एजुकेशन थी, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं रूरल एरियाज में, उन पे इसका मेजर फोकस था। डेवलपमेंट ऑफ रूरल क्राफ्ट लाइक वीविंग एंड पॉटरी। वीविंग और पॉटरी में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखा गया था रूरल एरियाज में। की कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो बिकेम अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोफेशनल। ये एक ट्रेनिंग सेंटर बन गया जो कि रूरल डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स, यानी कि जितने भी रूरल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती थी, वो हमारी नीलोखरी एक्सपेरिमेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड करी गई, ठीक है। नीलोखरी एक बेसिकली ट्रेनिंग सेंटर है भी, आज की डेट में भी आप देखोगे तो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे बड़े कॉलेजेस वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। चैलेंजेस की बात की जाए तो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स एंड लैक ऑफ वाइड स्प्रेड सपोर्ट, ठीक है। तो बेसिकली मतलब क्या है इसका? उस टाइम पे भी फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी, और साथ ही साथ वाइड स्प्रेड जो सपोर्ट था वो भी लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो ये एक मेजर चैलेंज था हमारा नीलोखरी एक्सपेरिमेंट का। नाउ द लास्ट टॉपिक इज टेगोरियन एंड गांधीयन अप्रोचेस टू रूरल सोसाइटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो बेसिकली रूरल सोसाइटी को डेवलप करने के लिए टैगोर जी की अप्रोच क्या थी और गांधी जी की अप्रोच क्या थी, वो दोनों ही हम यहाँ पे देखेंगे 5-5 अलग अलग पॉइंट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम टैगोर अप्रोच देखेंगे कि टैगोर जी किस तरीके से रूरल एरियाज को डेवलप करना चाहते थे। तो सबसे पहले बात करें सेल्फ रिलायंस की, दैट इज एम्पावर्ड विलेजेस टू बी सेल्फ रिलायंट थ्रू प्रैक्टिकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। टैगोर जी ये चाहते थे कि जो विलेजेस हों वो सेल्फ डिपेंडेंट हों, यानी कि उनमें प्रैक्टिकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, जिससे वो काफ़ी अच्छे से अपने विलेज को खुद से ही संभाल सकें, खुद से ही वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत बाहर से ना पड़े। कल्चरल इंटीग्रेशन, रिवाइव्ड ट्रेडिशनल आर्ट, म्यूजिक एंड क्राफ्ट अलॉन्ग साइड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। टैगोर जी ने क्या किया था? उन्होंने कल्चरल इंटीग्रेशन को, कल्चर को बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। जो भी हमारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं, म्यूज़िक हैं, क्राफ्ट हैं, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, इन सब चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया था। फोकस्ड ऑन एजुकेशन, इंट्रोड्यूस्ड प्रैक्टिकल एजुकेशन टू टीच विलेजर्स स्किल्स लाइक वीविंग, पॉटरी एंड एग्रीकल्चर। काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन सेंट्रिक थे टैगोर जी, ठीक है। तो उन्होंने, उनकी ये अप्रोच थी कि जो भी विलेजर्स हैं हमारे, वहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि विलेजर्स को बहुत सारी अलग अलग स्किल्स सिखाई जा सकें। अब वो चाहे वेविंग हो, चाहे पॉटरी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो, ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंकरेज कॉपरेशन विद इन विलेजेस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स कलेक्टिवली। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि विलेजेस में खुद से एक कम्युनिटी फॉर्म करना, जिससे कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें विलेज के बाहर से उसका सोल्यूशन सीख करने की जरूरत ना पड़े, वो खुद से एक कम्युनिटी प्रिपेयर करें और कलेक्टिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ठीक है। इनोवेटिव आइडियाज, प्रमोट एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब कि टैगोर सर की ये अप्रोच थी बेसिकली कि जो भी एग्रीकल्चरल रिसर्च है उसको प्रमोट किया जाए, ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज़ को आगे आने दिया जाए, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की चीज़ों को भी इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे गांधीयन अप्रोच की कि गांधी जी की क्या अप्रोच थी। सबसे पहले विलेज इंडस्ट्रीज, एडवोकेटेड फॉर स्मॉल स्केल विलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक खादी टू इंश्योर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इनकी भी कहीं ना कहीं सोच काफ़ी सिमिलर थी। ये भी चाहते थे कि विलेजेस जो हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएं विलेज हमारे। तो स्मॉल स्केल विलेज बेस्ड जो इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि खादी के कपड़े बनाना, ठीक है, तो ये मेजर उस टाइम का काम होता था। खुद भी गांधी जी इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, तो इसको लेके भी उन्होंने काफ़ी अपनी अप्रोच
प्रकट की थी उस टाइम पे, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पे काम किया था। नेक्स्ट इज ग्राम स्वराज विलेज सेल्फ गवर्नेंस, मतलब कि इम्फेसाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस अलाउिंग विलेजेस टू मेक डिसीजंस ऑटोनोमसली। उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस इंट्रोड्यूस की, जिससे कि क्या हुआ कि जो विलेजेस थे उनको जब कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो ऑटोनोमसली डिसीजंस ले सकते थे अपने विलेज के लिए, उन्हें बाहर से डिसीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, उन्हें बाहर से अपनी प्रॉब्लम्स को बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज की डेट में जैसे कि अगर गांव वगैरह में आप देखोगे तो जो गांव के प्रधान होते हैं, ठीक है, वो एक ऑटोनॉमस एंटिटी होते हैं एक विलेज के अंदर, कि वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं मेजर। बट हाँ, आज कहीं ना कहीं हमारा एक्सटर्नल एक वो होता है प्रेशर, जिससे कि वो हर चीज़ इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाते हैं। बट उस टाइम पे गांधी जी की अप्रोच थी कि ग्राम स्वराज किया जाए, यानी कि जो गांव हो वो इंडिपेंडेंट हो, ऑटोनोमसली डिसीजन ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज लोकल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, encouraged यूजिंग लोकल अवेलेबल मटेरियल एंड लेबर फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। बेसिकली उनकी ये अप्रोच थी एक और, कि जो भी लोकल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लेबर्स हों चाहे वो मटेरियल हो, जो भी प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं रूरल एरियाज़ में, वो वहीं के लोग और वहीं की रिसोर्सेज के थ्रू डेवलप किए जाएं, एक्सटर्नल चीज़ों को बोरो ना करना पड़े। ठीक है, फोकस ऑन क्लीनलीनेस, प्रमोटेड हाइजीन एंड सैनिटेशन एज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया क्लीनलीनेस पे भी, उन्होंने हाइजीन को प्रमोट किया, सैनिटेशन को प्रमोट किया, ताकि जो भी, क्योंकि ये एक एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी एरिया के, किसी भी आप रूरल सेक्टर की बात करो या अर्बन सेक्टर की बात करो, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट है, अगर हाइजीन और सैनिटेशन नहीं है तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये एक मेजर चीज़ें आती हैं, इस वजह से इसको प्रमोट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया था। लास्ट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी, एडवोकेटेड फॉर रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बाय एम्पावरिंग द रूरल पीपल। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी उस समय नहीं थी, क्योंकि जो अर्बन एरियाज थे वो काफ़ी ज़्यादा रिच हुआ करते थे उस टाइम पे, और जो रूरल एरियाज थे वो बहुत ज़्यादा दबे हुए रहते थे, बहुत ज़्यादा पावर्टी में रहते थे। तो उस केस में इकोनॉमिक इक्वालिटी को इस तरीके से उन्होंने प्रमोट करने की काफ़ी कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को, रूरल पीपल को एम्पावर करके, रूरल पीपल को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करके, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करके। ठीक है, सो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।